ज़रा इमेजिन करो, एक दिन तुम उठते हो और रियलाइज़ करते हो कि जो दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी बदल रहा था वो कभी एग्जिट ही नहीं करता। ये कहानी है एक ऐसी मूवी की जो दिखाती है कि असली दुश्मन दुनिया नहीं बल्कि तुम्हारा अपना दिमाग हो सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम आज की कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। द फैक्ट इज हम इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे लेकिन इसका नाम नहीं लेंगे, और यही हमारे लिए चैलेंज है क्योंकि इस मूवी का पहला ही रूल है, You do not talk about Fight Club. ये कहानी है इस फिल्म के मेन कैरेक्टर की जिसे हम जानते हैं नैरेटर के नाम से। उसका कोई फिक्स्ड नेम नहीं है और शायद इसी में फिल्म का सबसे बड़ा राज भी छुपा है, क्योंकि ये आदमी एक एवरी मैन है। हर वो इंसान जो मॉडर्न दुनिया में अपनी आइडेंटिटी खो बैठा है। नैरेटर एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता है, एक ऐसी जॉब जहां उसका काम है कार एक्सीडेंट्स को एनालाइज करना और कैलकुलेट करना कि कंपनी को ज़्यादा सस्ता क्या पड़ेगा, कार वापस लौटाना या फिर कोर्ट्स के लॉ सूट सेटल करना। सोचो, एक इंसान की जान सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूलों में बन जाती है। यहीं से शुरू होता है उसकी गुलामी, एक ऐसी गुलामी जिसमें चैन नहीं है। ऑफिस की लाइट के नीचे बैठकर उसकी आंखों में नींद नहीं होती, सिर्फ एक अजीब सी थकान होती है। उसकी दुनिया एकदम बेचैन लगती है, एक मैकेनिकल मशीन जिसमें वो एक छोटा सा स्क्रू बन चुका है। इंसोमिया यानी नींद का दुश्मन। नैरेटर रात को सोने की कोशिश करता है लेकिन दिमाग में थॉट्स का ट्रैफिक जाम चल रहा होता है। उनके शब्दों में, तुम नींद के दुश्मन हो, तुम कभी सो नहीं सकते और अगर तुम सो गए तो जल्दी उठ नहीं सकते। ये इंसोमिया ही उसकी लाइफ का सबसे पहला विलन है। अब जरा उसकी पर्सनल लाइफ को भी देखते हैं। नैरेटर का घर एकदम आई की एक कैटोलॉजी है जैसा है। सोफा, टेबल, लैम्प, कार्टन, सब ब्रांडिंग और परफेक्टली प्लेस्ड है। हर एक चीज़ को उसने इसीलिए खरीदा है ताकि उसे लगे कि उसकी लाइफ में वैल्यू है, पर असल में ये सिर्फ एक इल्यूजन है। ये है मॉडर्न कैपिटलिज्म का जाल, जहां तुम्हें लगता है कि तुम अपनी चॉइस ले रहे हो पर असल में तुम एक कंज्यूमर हो जिसे कंपनीज कंट्रोल कर रही है। ऑफिस जॉब में इंसान एक प्रोडक्ट बन गया है, शॉपिंग और ब्रांड्स इंसान की एक आइडेंटिटी बन गई है। इस फिल्म का एक ज़बरदस्त थीम है, द थिंग्स यू ऑन एंड अप ऑनिंग यू। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना सब कुछ कैसे खोते हैं। और यही बात नैरेटर की जिंदगी हर एक सीन में दिखती है। वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा, उसकी आइडेंटिटी एक कॉरपोरेट गुलामी और कंज्यूमर बनकर रह गई है। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक और अजीब कैरेक्टर एंटर करता है, मार्ला सिंगर। नैरेटर अपना इंसोमिया दूर करने के लिए एक स्ट्रेंजर तरीका एडॉप्ट करता है। वो डिफरेंट डिज़ायर के सपोर्टर ग्रुप, मतलब कैंसर से पीड़ित लोगों के ग्रुप्स को अटेंड करने लगता है। हर जगह वो जाके लोगों के बीच रोता है, एक फेक पेशेंट बनकर, जिससे अब उसे रात में नींद भी आने लगी थी और अब वो खुश भी रहने लगा था। और वही उसकी मुलाकात होती है मार्ला से। मार्ला भी उसी की तरह एक फेक पेशेंट है। दोनों का पर्पस एक ही है, एक ऐसी जगह पाना जहां वो दोनों ही अपना दर्द शेयर कर सके। मार्ला के होने से नैरेटर काफी डिस्टर्ब फील करता है। उसे लगता है कि अब वो अपने गिल्ट से फ्री हो नहीं सकता क्योंकि मार्ला उसका रिफ्लेक्शन है, जिससे उसकी रातों की नींद दोबारा उड़ गई। मार्ला का कैरेक्टर एक सिंबॉलिक मीनिंग है। मार्ला एक आउटसाइडर है जो सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो नैरेटो के लिए एक मिरर बन जाती है। और इसीलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम आपस में ये ग्रुप शेयर करेंगे, मतलब वीक में 3 दिन तुम ज्वाइन करो और वीक में 3 दिन मैं ज्वाइन करूँगा। तो इस पॉइंट तक हम देखते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो बोरिंग कॉरपोरेट गुलाम है, जिसका दिमाग इंसोमिया और कंज्यूमर में घुल चुका है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब एंट्री होगी टाइलर डर्डन से, और वहीं से शुरू होगी एक ऐसी जर्नी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। एक दिन एक फ्लाइट जर्नी में नैरेटर की जिंदगी बदलने वाली है। उसे समझ भी नहीं आता कि एक स्ट्रेंजर काम से वापस आते वक्त उसका सामना एक ऐसे आदमी से होगा जो कि उसकी जिंदगी बदलने वाला है, टाइलर डर्डन। टाइलर की एंट्री एकदम सिनेमैटिक है, ब्राइट हवाई शर्ट, फंकी ग्लासेस, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज।
और उसकी एक ऐसी स्माइल जो कहती है आई डोंट केयर अबाउट रूल्स। वो बंदा कॉर्पोरेट कल्चर से अलग है, एकदम फ्रीडम वाला। टाइलर अपनी कन्वर्सेशन से ही क्लियर कर देता है कि वो दुनिया के रूल्स को सीरियसली नहीं लेता। जहां नैरेटर अपनी बोरिंग कॉर्पोरेट जॉब और फर्नीचर या फिर कंज्यूमर लाइफ जी रहा है, वहीं पे टाइलर जो कहता है यू आर नॉट योर जॉब, यू आर नॉट हाउ मच मनी यू हैव इन द बैंक, यू आर नॉट द कार यू ड्राइव। ये लाइन एकदम सीधा दिल पे लगती है। टाइलर का कैरेक्टर एकदम रूल ब्रेकर है। वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ओपनली करता है। उसकी पर्सनैलिटी चार्मिंग और फेयरलेस है। उसकी सोच सोसाइटी से बिल्कुल अपोजिट है। नैरेटर के लिए टाइलर एक इंस्पिरेशन बन जाता है। अब नैरेटर की बोरिंग जिंदगी में एक रेबल आ गया था, एक आजाद दोस्त जो उसके सारे रूल तोड़ने वाला था। और इसी दोस्ती से शुरू होता है एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट जो बाद में बन जाएगा डैश डैश। अब नैरेटर घर आता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बिल्डिंग में आग लग चुकी है और उसका लग्जरी फर्नीचर जल चुका है। और तब वो टाइलर को कॉल करता है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि मैं टाइलर को क्यों कॉल कर रहा हूँ। तब टाइलर और नैरेटर एक बार में जाते हैं, बियर पीते हैं और बाहर आकर बैठ जाते हैं। तब बातों ही बातों में टाइलर कैजुअली कहता है हिट मी एज हार्ड एज यू कैन। तुम जितनी जोर से मार सकते हो मुझे मारो। नैरेटर पहले कंफ्यूज हो जाता है, कौन नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा कहता है। लेकिन उस रात ये दोनों एक दूसरे को मारते हैं, खूब लड़ते हैं। कोई रूल नहीं, कोई स्पेक्टेटर नहीं, बस एक खुला पार्किंग लॉट, दो आदमी जो अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। और अजीब बात यह है कि दोनों को सुकून मिलता है। वो दर्द जो उन्हें पंचिस से मिलता है वो उनके अंदर की खाली जिंदगी को भर देता है। इसके बाद टाइलर नैरेटर को घर ले आता है और यही इनकी पहली फाइट ही बन जाती है एक सीक्रेट ग्रुप की फाउंडेशन डैश डैश की। धीरे धीरे उस ग्रुप को काफी लोग ज्वाइन करते हैं। जब और लोग ज्वाइन करने लगते हैं, टाइलर सिंपल रूल बनाता है। You do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. हर फाइट दो लोगों के बीच होगी। फाइट तब तक चलेगी जब तक उनमें से कोई गिव अप ना कर दे और सिर्फ मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे और इसका कोई चार्ज नहीं है। ये रूल्स एक कल्ट लाइक एनर्जी क्रिएट करते हैं, जितना सीक्रेट उतना ही पावरफुल। डैश डैश की शुरुआत में एक लाइब्रेशन फील होता है, लेकिन धीरे धीरे कैसे ये ग्रुप बन जाता है एक डेंजरस ग्रुप। अगले दिन मार्ला नैरेटर को कॉल करती है मदद के लिए, लेकिन नैरेटर उसे मना कर देता है। लेकिन उसकी जगह वहां चला जाता है टाइलर और फिर ये दोनों आपस में फिजिकल मीटिंग भी रखते हैं और अब ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और अब मार्ला भी टाइलर और नैरेटर के साथ ही रहने लगी थी, जो कि नैरेटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये क्लब शुरू में बस एक सीक्रेटली थेरेपी था, लेकिन धीरे धीरे वो एक आंदोलन बन गया। हर वीकेंड में नए लोग आने लगते हैं, नए फाइट्स होने लगती है और फिर टाइलर ने उसे एक और लेवल पर पुश कर दिया। उसने अनाउंस किया वी आर नॉट हेयर टू फाइट, वी आर हेयर टू चेंज द वर्ल्ड। और यहीं से जन्म होता है एक ऐसे डेंजरस मोमेंट प्रोजेक्ट मेहम, मतलब तबाही। प्रोजेक्ट मेहम के रूल्स और भी स्ट्रिक्ट होते हैं। मेंबर्स को अपनी इंडिविजुअलिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। उन्हें टाइलर के लिए काम करना होता है, चाहे वो कुछ भी करना हो, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करना हो या किसी को मारना हो। नैरेटर धीरे धीरे गिल्टी फील करने लगता है। उसने शुरू में ये क्लब को एक पर्सनल फ्रीडम के लिए ज्वाइन किया था, पर अब वो देख रहा होता है कि ये ग्रुप एक कल्ट बन चुका है जहां सब टाइलर को भगवान की तरह मानते हैं। प्रोजेक्ट में हम के चॉइस के बीच नैरेटर के अंदर गिल्ट भर जाता है और उसने सोच लिया था कि टाइलर को रोकना पड़ेगा। लेकिन वो टाइलर को ढूंढने के लिए जहां भी जाता है हर जगह उसे लोग पहले ही पहचान जाते हैं। सर आप यहाँ, सर ये सब आपका ही तो प्लान है। और हर कोई नैरेटर को टाइलर डर्डन कहकर बुला रहा था। फिर वो मार्ला को कॉल करता है, लेकिन वो भी उसे टाइलर कहकर बुलाती है। नैरेटर कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि ये सब
क्या हो रहा है। उसे ये भी लगता है कि टाइलर अलग अलग जगह पर जाकर शायद प्लानिंग कर रहा हो या फिर पिक्चर कुछ और ही है। तब उसके रूम में टाइलर आता है, जिसके बाद एक शॉकिंग मोमेंट में नैरेटर को सब कुछ समझ आ जाता है। टाइलर डर्डन कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। टाइलर उसके अल्टर ईगो है, उसके दिमाग का वो हिस्सा जो कि फ्रस्ट्रेशन और डिजायर से पैदा हुआ है। सब कुछ, पहली फाइट, उस क्लब का एक्सपेक्टेशन, प्रोजेक्ट बेहम का प्लान, ये सब एक्चुअली नैरेटर खुद कर रहा था। टाइलर सिर्फ उसके दिमाग का एक प्रोजेक्ट था। ये रियलाइजेशन एकदम वर्ल्ड शटरिंग है, सिर्फ नैरेटर के लिए नहीं बल्कि हम ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि अब पूरी कहानी एक नई रोशनी में समझ आती है। साइकोलॉजी में इसको कहा जाता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID। जब एक इंसान अपना ट्रॉमा या स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता तो उसका दिमाग एक अल्टरनेटली पर्सनैलिटी बना लेता है। टाइलर वो सब कुछ था जो नैरेटर बनना चाहता था पर बन नहीं पा रहा था। और ये ट्विस्ट एक और फिलोसफी लेयर को टच करता है, इनर सेल्फ वर्सेस सोशल सेल्फ। नैरेटर का सोशल सेल्फ एक कॉरपोरेट वर्कर है जो कंज्यूमर में घुला हुआ है, जो अपने बॉस की बातों में चलता है और सोसाइटी को फॉलो करता है। पर उसका इनर सेल्फ टाइलर एक रेबल आजाद है, जो कहता है कि असली फ्रीडम तो तब आती है जब तुम रूल तोड़ते हो, पेन को एक्सेप्ट करते हो और अपने हिसाब से चलते हो। डैश डैश की सारी जर्नी असल में एक सिंबॉलिक स्ट्रगल थी, एक इंसान के अंदर दो वर्जन की लड़ाई, एक जो सोसाइटी ने बनाया और एक उसके दिमाग ने बनाया था। अब नैरेटर के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, टाइलर का सामना करना। पर कैसे, जबकि टाइलर तो वो खुद ही है। सबसे पहले वो मार्ला से बात करता है, लेकिन मार्ला को लगता है कि इसका मुझसे मन भर गया और शायद ये मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। फिर वो पुलिस के पास जाता है, उसे सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस एंड FBI भी प्रोजेक्ट मेहम का ही हिस्सा थी। मतलब ये क्लब पूरी की पूरी दुनिया में फैल चुका था, हर कोई इसका मेंबर था। नैरेटर को अब समझ आ चुका है कि इसे खत्म करने के लिए मुझे टाइलर को रोकना होगा, लेकिन अब टाइलर का कंट्रोल इतना स्ट्रांग हो गया था कि उसे रोकना मुश्किल था। प्रोजेक्ट मेहम के लोग उसे अपना लीडर मानते हैं और टाइलर उनके दिमाग में एक गौर बन चुका था। नैरेटर के अंदर एक साइकोलॉजिकल बैटल चालू होता है। टाइलर कहता है दिस इज ऑल फॉर योर फ्रीडम, लेकिन नैरेटर जानता था कि ये फ्रीडम, आज़ादी असल नहीं है, ये एक नया जाल है और इसीलिए वो डिसाइड करता है टाइलर को ख़त्म करने का। द फाइनल एक्ट, एक टॉप फ्लोर बिल्डिंग के अंदर, जब प्रोजेक्ट मेहम अपने फाइनल मिशन के लिए रेडी था, क्रेडिट कार्ड कंपनीज की बिल्डिंग ब्लास्ट करना। टाइलर ने क्रेडिट कार्ड की कंपनीज इसलिए टारगेट की थी क्योंकि ये कंपनीज लोगों को लोन और डेबिट में फंसाकर उन्हें सिस्टम का गुलाम बनाती है। बिल्डिंग ब्लास्ट होने से सबका फाइनेंशियली रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, मतलब सब आज़ाद हो जाएंगे, और ये प्लान भी फ्रीडम के लिए था। नैरेटर टाइलर का सामना करता है, लेकिन क्योंकि टाइलर उसी का ही एक हिस्सा था तो फाइट एक्चुअली उसके अपने अंदर चल रही होती है। और फाइनली नैरेटर एक एक्सट्रीमली स्टेप उठाता है, वो गन उठाता है और अपने मुंह में रखकर गोली मार लेता है। सीन शॉकिंग है, लेकिन गोली लगती टाइलर को है। नैरेटर सरवाइव कर जाता है और टाइलर डिज़ापर मतलब मर जाता है। ये मोमेंट सिंबलाइज करता है कि नैरेटर ने अपने डिस्ट्रैक्शन अल्टर ईगो पर कंट्रोल पा लिया था। टाइलर के खत्म होते ही नैरेटर मार्ला को वापस पाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खिड़की के सामने खड़े होते हैं और उनके सामने एक के बाद एक क्रेडिट कार्ड की कंपनीज गिरने लगती है। ये विजुअल एकदम हंटिंग और पावरफुल है, एक तरह का एपोलॉजिस्ट ऑफ कैपिटलिज्म। वो सारे क्रेडिट कार्ड की बिल्डिंग्स जो कंज्यूमर सिस्टम का सिंबल थी, आग और ब्लास्ट की वजह से गिर जाती है। नैरेटर मार्ला से सिंपल वर्ड्स में कहता है, यू मीट मी एट अ वेरी स्ट्रेंजर टाइम इन माई लाइफ, मतलब तुम मुझसे मेरे जीवन के एक बहुत ही अजीब समय पर मिली। और बस फिल्म खत्म हो जाती है। डैश डैश का एंडिंग एकदम डार्क है, लेकिन एक बात क्लियर है कि असली फाइट दुनिया के खिलाफ नहीं होती बल्कि अपने अंदर के मॉन्स्टर के साथ होती है। नैरेटर ने सोचा था कि उसकी प्रॉब्लम उसकी जॉब, उसके कंज्यूमर लाइफस्टाइल या फिर सोसाइटी के रूल्स हैं,
लेकिन सच ये था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर ही छुपा था, एक ऐसा इंसान जो उसका दर्द, गुस्सा या फिर डिप्रेशन से बना था। यही फिल्म एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ के साथ खत्म होती है। कभी कभी फ्रीडम के लिए तुम्हें अपने आप का ही एक हिस्सा तोड़ना पड़ता है, और शायद यही आयरनी है, डिस्ट्रैक्शन के बिना कभी आज़ाद नहीं होते। तो अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि टाइलर डर्डन एक हीरो था जो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, या फिर एक विलन जो नैरेटर के लाइफ को खोखला कर रहा था? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं सब पढ़ता हूँ। और अगर आपको ये मूवी डार्क और साइकोलॉजिकल राइड पसंद आई, तो आपको एक और मूवी देखनी ही चाहिए, शटर आइलैंड। एक और साइकोलॉजिकल थ्रिल जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो एक आइलैंड पर जाते हैं जहां ऐसे ऐसे राज सामने आते हैं कि आप सबको हैरान कर देंगे। और एंडिंग एक ऐसे मोमेंट पर ख़त्म होती है जिसका जवाब ना आप जानते ना मैं। तो स्क्रीन पे जो वीडियो शो कर रही है उस पर क्लिक करो और वीडियो का मजा लो। और राइट दोस्तों, हमने पूरी मूवी एक्सप्लेन कर दी बिना इस मूवी का नाम लिए, तो इस बात पे सब्सक्राइब करना तो बनता है। एंड स्टे वॉचिंग ब्रेन बॉक्स सिनेमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।